बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को भी सपोर्ट करें। नाज़रीन कराम, अब तक का सबसे बड़ा धमाका और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अगर इसे कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी ऑडियो लीक हुई है जिसने साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इंकशाफात को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने लाहौर की एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापे जाने वाले बैलेट पेपर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब मामला बहुत आगे निकल चुका है। खुद से एतराफे जुर्म, मिली भगत, मैंडेट चोरी, किसने 60% मैंडेट चोरी किया, किसका 100% मैंडेट चोरी है, ये सारी की सारी चीजें खुद जिन्हें मैंडेट चोरी करके दिया गया है देने वालों की तरफ से उनकी जुबान पर आ गया है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का भी भुरकस निकला है और ये ऑडियो अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। अगर इस ऑडियो पर भी जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर पता नहीं किस चीज पर बनेगा। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और सच सामने आ जाता है। इससे बड़ा एतराफ, इससे बड़ी ऑडियो लीक इससे पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। यह मैं आपके सामने ऑडियो चलवा भी देता हूं। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी एस्टैब्लिशमेंट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आरिफ अलवी साहब को भी प्रेशर में लाने की कोशिशें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अभी भी आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बगैर गुजारा नहीं है। और स्पीकर का इन्होंने कह तो दिया था कि स्पीकर जो हैं वो इजलास बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आईन में स्पीकर इजलास बुला ही नहीं सकता। कोई तरीका ही नहीं है कि स्पीकर खुद से इजलास बुला सके। अब इसलिए इन्होंने घुटने टेकने और साथ ही साथ सदर को प्रेशराइज करने का भी फैसला किया है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले ये जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, इनकी मुनाफकत आपके सामने रखनी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान में मैंडेट चोरी के सबसे बड़े बेनिफिशरीज। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि जो पीटीआई के अरकान ने एसआईसी ज्वाइन की, उन्हें मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी है। और याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन का मंसूबा यह है कि ये मखसूस नशिस्तें हम माले गनीमत की तरह बंदर बांट करके बाकी जमातों में कोटे के मुताबिक तकसीम कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर ना करने की भी इस्तदा की। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। सुन्नी काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन पहुंची और इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत करते हुए इस इत्तेहाद ने 6 दरखास्तें दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरिस्टर गौर अली, फरोग नसीम, आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ पेश हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें ना देने की दरखास्त दायर की। ये एमकेएम वालों की हकीकत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत और बयान हल्फे के रिकॉर्ड की फराहमी की दरखास्त पर भी समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर ना करने की इस्तदा की गई और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपनी एक नशिस्त भी नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। फारूक एच नाइक ने कहा कि पहले यह वाज़े किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक भी है या नहीं, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नशिस्तें नून लीग को दे दी जाएं। मतलब इस वक्त क्या चल रहा है अंदाजा करें। आजम नजीर तारड़ कह रहे हमें दे दे सारी नशिस्तें। कैसे दे दे भाई, बाप का माल है, नशिस्तें ना हो गई, मतलब ये क्या हो गया। खुदा का खौफ करें। इस वक्त इस मुल्क के साथ आप खिलवाड़ भी करें तो कुछ सोच के करें। वहां पर क्या तमाशा लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन में। ये नशिस्तें जिनकी बनती है नहीं हमें दे दें, सबको भी ना दें, डिस्ट्रीब्यूट भी ना करें, मुझे दे दें सारी नशिस्तें, मैं बड़ा खुश हूं इस तरह। मतलब खुदा का खौफ, भाई कुछ होता है ना। और ये जमहूरियत के दावेदार बनते हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो जमहूरियत के सबसे बड़े फन्ने खान चैंपियन है ना। पीपल्स पार्टी ही में तो जमहूरियत है, बाकी तो दुनिया सारी पागल है। बाकी तो दुनिया के अंदर जमहूरियत है ही नहीं, सारा कुछ
जमहूरियत तो सारा पीपल्स पार्टी घोल के पी हुई है उन्होंने, जो इनकी पार्टी के अंदर और सिंध में जमहूरियत है और जमहूरी इक़दार हैं वो भी हमने देखी हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी हमने देखी हैं, लेकिन चले जमहूरियत का राग अलापते हैं और अब ये क्या कर रहे हैं, शब खून मारना चाह रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बाहर से आकर कोई भी दरखास्त चैलेंज करे, पहले ये फैसला करें कि दरखास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। तो आजम नजीर तारिद ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी, जिन्होंने पहले दरखास्त दी उनका क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब यह भी है कि इन्होंने वारदात ही डाली है, आपको पता है ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सदर साहब ने तो कल समरी वापस भेज दी, उसके बाद बड़ी इन्होंने बातें की कि जी आइन का फलाना आर्टिकल समरी हम खुद पे बुला लेंगे, कोई और इजलास बुला ही नहीं सकता। अब सदर मुमलिकत के एतराज पर निगरान वजीर आजम ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा समरी इरसाल कर दी है, साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का इख्तियार भी दे दिया। मतलब अब ये डबल गेम भी कर रहे हैं। अब निगरान वजीर आजम ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज दी और कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। आइन के मुताबिक डेडलाइन पे अनवारुल हक काकड़ साहब घर गए थे, पहला सवाल तो ये जवाब दें, लेकिन अब चूंकि आइन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि असम्बली का इजलास बुलाने, असम्बली तो मुकम्मल नहीं है। जिस दिन असम्बली मुकम्मल हो गई उसके बाद 21 दिन के अंदर सदर इजलास बुला लेंगे या फिर उसी दिन बुला लेंगे। अब इस सब में सदर मुमलिकत की जानिब से मैं आपको यह बता दूं कि ऑल्दो अंदर खाते इनका मंसूबा यह है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मुतबादिल इंतजाम करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने निगरान वजीर आजम को समरी इरसाल की है जो वजारत पार्लिमानी उमूर की तरफ से दी गई है, ताहम यह समरी वापस सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई। वजीर आजम ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आइनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास बुलाने का इख्तियार दिया, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आइनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का असूली फैसला किया है और यह नोटिफिकेशन बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जारी किए जाने का इम्कान भी है। अब सदर मुमलिकत ऑब्वियसली अगर ये इजलास नहीं बुलाते, एतजाज एहसन और दीगर आइनी माहिरीन का यही मानना है कि यह इजलास गैर कानूनी होगा, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि अदालतें इस वक्त किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, तो इसमें अदालतों से कोई रिलीफ या इस तरह की चीज आप अपने जहन में ना रखें। अब फिर से प्रेशराइज किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सदर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये डरा रहे हैं। इवन यहां तक इन्होंने टाउट साफी लॉन्च कर दिए हैं कि सदर मुमलिकत के ऊपर करप्शन केसेस हैं। अब इसहाक डार साहब ने भी तड़ी लगाई है कि सदर फिर से आइन शिकनी करना चाहते हैं तो समरी पर दस्तखत ना करें। बिलावल भुट्टो ने भी तड़ी लगा दी है, ये भी जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात होंगे, उन पर एक मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ी अफजारी बात है ये स्टेटमेंट दी है और एक बहुत ही मैं समझता हूं कि अलार्मिंग किस्म की इसे हम डेवलपमेंट समझ सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में भी कहते थे धांधली हुई, आज भी कह रहे हैं। आने वाले दिनों में बताऊंगा, सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे। सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े हैं, दाढ़ी इलेक्शन में सफेद हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुहिम में अवाम को पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा। अगर पीटीआई जीती है तो पीटीआई को हुकूमत दें, अगर उनकी मुदाखलत है तो आइंदा इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं होगा, हमारा पार्लिमानी निजाम जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि IMF का रवैया हमारे साथ बेहतर नहीं है, बाहर के इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। इन्होंने ऐलान किया कि असूली फैसला किया है कि सदर के इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे, जबकि केपी असम्बली में वजीर आला और अपोजिशन लीडर के इंतखाब में ला ताल्लुक रहेंगे। पीटीआई वफ्द के साथ मुलाकात के हवाले से भी इन्होंने कहा कि हमने रिवायात के मुताबिक उन्हें इज्जत दी, कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में संजीदा हो तो सियासत में मुज़ाकरात होते हैं। और इस वक्त बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के मौके पर भी मैंने कहा कि मुकाबले का मजा नहीं आ रहा, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, सियासी लोग जेल जाते हैं, मैं किसी सियासतदान की कैद में रहने पर खुश नहीं होता, और इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। अब जरा आते हैं मेन इशू के ऊपर। बहुत बड़ी और धमाका खेज ऑडियो जो है वो लीक हुई है। ये ऑडियो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, ये ऑडियो है MQM की एक अंदरूनी मीटिंग की, और इस ऑडियो के साथ एक वीडियो भी उस इजलास के, लेकिन ऑडियो जो है ये किसी इन्हीं के बंदे ने वहां पर रिकॉर्ड की है। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मामलात तय किए, और मैं आपको एतमाद में ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा है, पीपल्स पार्टी वालों का ये मौकफ है कि हमारा नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो 60% जाली है, 40% हमारी सीटें अपनी हैं, MQM का तो 100% मैंडेट जाली है। और ये सब मुस्तफा कमाल अपनी राब्ता कमेटी की मीटिंग में शुरका को बता रहे हैं
جس کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے. آپ ذرا ناظرین کرام یہ آڈیو سنیں. کرتے کرتے ان کی کئی دور ہو چکے تھے. پھر ہمیں رات میں کسی بہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں سے. تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں, جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں. جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ. تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا. وہ سیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے, اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہماری. انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے. انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں, ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. ہمارا سب کا 60% ہوگا, 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں, یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری ہے. دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں, تو ایم کیو کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں نا کہ بھئی ہمیں کل کو ہماری کو بات اگر کوئی نہیں سن رہا, نہیں مانی جا رہی, تو پتا ہوگا کہ موڈ کیا ہے. یہ پتا ہونا, میرا پہلے ہی پتا ہونا چاہیے اس والی بات کو سب کو. ان کے نمبر پورے ہیں, ان کے نمبر پورے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھئی ایم کیو کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی. ہم نے ان کو جواب نہیں دیا, ہم نے نہیں جواب دیا. ہمارے پاس سارے جوابات تھے سب لوگوں کے پاس, کیونکہ ہم کہتے بھائی آپ اپنے ذرا مینڈیٹ کی بات کریں. ناظرین کرام, آپ نے یہ آڈیو سن لی. کچے کے ڈاکوؤں کا تو آپ نے سنا تھا, یہ کچھ پکے کے ڈاکو ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ڈھٹائی سے, کس قدر تڑ سے, کس قدر یہ اکڑ کے ساتھ, کس قدر یہ کوئی ندامت نہیں ہے. اور بتا رہے ہیں نارمل سی بات ہے کہ جی انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ان کے نمبر ہمارے بغیر بھی پورے ہیں, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ 60% ان کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے, ان کے پاس 60%, ہمارا 100%. ہماری 17 میں سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم والوں نے ان قریب یہ کہہ دینا ہے کہ ہماری سیٹیں اتنی نہ دیں, اتنے ہمارے پاس ممبر ہی کوئی نہیں ہے, بس کر دیں. یہ نہ ہو کہ اتنے ہم نے بندے نہ کھڑے کیے ہوں جتنے آپ ہمیں ایم این اے کی سیٹیں دے دیں. 17 سیٹس ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں, اور سب سے بڑا ڈاکہ ہی یہاں پہ ڈلا ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ سمجھیں کہ ان سب کو پتا ہے یہ چوری والے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اپنے ایم پی اے ہنس کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تسی 8 فروری والے ہو یا 9 فروری والے, یا آپ فارم 45 کے مطابق ایم پی اے ہیں یا فارم 47 والے ایم پی اے ہیں. تو انہیں سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے خود ایم کیو ایم کے وفد میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی شکایت لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مینڈیٹ ہمارا تو 60% چوری کا ہے, آپ کا 100% چوری کا, اس لیے آپ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ ذرا کم وزارتیں بھی لے لیں تو آپ کا گزارا چل جائے گا, آپ کی تو سیٹ بنتی نہیں تھی. یہ اس ملک کا حال ہے. اور پھر یہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہائی پاورڈ, آئی پرسنلی تھنک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے. ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینا اس وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا بن چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.